हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के फिर से आया हूँ। और आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं आज की क्लास में वो है विद्युत विभव। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो क्वांटिटीज हमारे पास हैं। जो पहली क्वांटिटी थी जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया वो था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक सदिश राशि है ना। और दूसरी राशि जिससे हम विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वो है विद्युत विभव, जिसको कि जो कि किस प्रकार की राशि है, जो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन वो कैसी क्वांटिटी थी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है ना। तो बच्चों, इससे पहले कि हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो विद्युत विभव है, उसकी परिभाषा की तरफ जाएं, हम यहाँ थोड़ा सा इसका जो फिजिकल मीनिंग है उस फिजिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा इसके लिए पीछे चलते हैं। याद कीजिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको ये बताया था कि जब दो बॉडीज जो अलग अलग टेम्परेचर्स पर हैं, जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ हीट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ हीट है वो कहाँ से किधर की ओर जाता है, वो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, वो फ्लो ऑफ हीट होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से यानी उसको डिसाइड करने वाली कि हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर जाएगी, उसको डिसाइड करने वाली क्वांटिटी कौन सी थी, उसको डिसाइड करने वाली क्वांटिटी वहां पर थी टेम्परेचर। कौन सी थी, टेम्परेचर। ठीक है ना, तापमान। इसी तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको डिसाइड करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये इसका बेसिकली इसको समझने का इसका फिजिकल मीनिंग है। इसका एक है फिजिकल मीनिंग है, इसका भौतिक अर्थ है। ठीक है, कि भौतिक रूप से हम इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकते हैं। जहां तक परिभाषा का प्रश्न है, अभी हम आगे चलेंगे और इसकी परिभाषा भी हम आपको बताएंगे कि विद्युत विभव को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले कि हम विद्युत विभव की परिभाषा तक पहुंचे, हम एक और टर्म आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो टर्म है विद्युत विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विद्युत विभवांतर। तो इसको पहले हम डिफाइन करेंगे और इससे फिर हम विद्युत विभव की जो परिभाषा है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत विभवांतर होता क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये चार्ज सपोज पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, इससे कुछ डिस्टेंस पर सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो वेक्टर ई होगी। अगर यहां पर आप कोई टेस्ट चार्ज या कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे, सपोज ये एक चार्ज हमने यहां पर रखा हुआ है, ये क्या है, प्लस क्यू नॉट, इस प्रकार से छोटा चार्ज है। आपको पता है कि टेस्ट चार्ज हम किसको कहते हैं, जो अपने आप में बहुत छोटा चार्ज होता है इस चार्ज के कंपेरिजन में जिसके फील्ड में आप उसको रख रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पी है। तो आपको पता है कि यहां पर क्या लगेगा, यहां पर इस फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स कितना होगा, क्यू ई है। ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ज के नजदीक एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है ना, ई इसका फील्ड है और क्यू नॉट क्या है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फोर्स जो लग रहा है, आपको पता है कि ये वाला जो चार्ज है इसको इधर की ओर धकेलता है। अब सपोज हम अगर इसको इस चार्ज के अगेंस्ट मूव करना चाहते हैं, इसको हम एनालॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी जो है वो नीचे है ना, और ठीक है, क्यों नीचे है, नीचे की ओर क्यों है, क्योंकि उस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर आप उसको ऊपर की ओर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना कि उस बॉडी पर, जितना कि उस बॉडी का वेट है, या जितना कि उस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है,
और जब आप उसको इस प्रकार से लिफ्ट करके ऊपर को लाएंगे तो आप उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक तो इसको समझने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यही चीज यहां पर हो रही है कि इधर की ओर फोर्स लग रहा है और आप इसके अगेंस्ट अगर आप इसको इधर से इधर की ओर मूव करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो इस फोर्स के, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, यानी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q0 E। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसकी दिशा इसके क्या होगी, विपरीत होगी, इधर की ओर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट E है, और जब हम इसको लाने का जब प्रोसेस चल रहा है, माना हम इसको पॉइंट B से पॉइंट A तक लेकर के आते हैं। कहां से कहां तक लेकर के आते हैं, पॉइंट B से पॉइंट A तक लेकर के आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। सपोज हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, W। एक बार और आप समझ लीजिए कि ये जो वर्क हम यहां पर कर रहे हैं, अगर चार्ज की वैल्यू बदलेगी तो ये बदलने, ये जो वर्क है ये वर्क भी बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज, इसका मानकीकरण हमको करना पड़ेगा कि ये टेस्ट चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ये चार्ज क्या, यूनिट चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज। अगर यूनिट नहीं है तो हम Q0 से डिवाइड करके, इस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करके उसको यूनिट कर सकते हैं, यूनिट चार्ज में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो W जो है यहां पर हो गया, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, यूनिट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। तो यूनिट चार्ज के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे Q0 करना पड़ेगा कि यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क यहां से यहां तक लाने में करना पड़ा। इसी को हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। और अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आप देख रहे हैं, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, W की यूनिट क्या होती है, जूल, Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जूल पर कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो इसकी जो यूनिट है जूल पर कूलाम और वोल्ट होती है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं इतनी बात, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि जब हम चार्ज को इधर से इधर की ओर ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को हम इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज को इधर से इधर की ओर मूव करने पर क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना वर्क हम यूनिट चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने के लिए करेंगे वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू W ओवर Q0। ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये अभी तक के डिस्कस पे बात आ चुकी है। अब हम लोग एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लें कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम हायर पोटेंशियल का पॉइंट कहते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोअर पोटेंशियल का पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को फ्रीली यहां पर छोड़ेंगे तो किधर की ओर भागेगा, A से B की ओर भागेगा। ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज है। आप पूरा का पूरा जो डिस्कशन है टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव और इस चार्ज को भी पॉजिटिव मानते हुए, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये जो चार्ज है, अगर आप इसको आपने यहां से प्रेस किया और यहां ले जाकर के आपने छोड़ दिया तो ये इधर से इधर की ओर भागेगा, ठीक है। तो ये डिसाइड कर रहा है कि जो चार्ज है किधर से किधर की ओर जाएगा। चार्ज A से B की ओर जा रहा है, जैसे आपने किसी वस्तु को ऊपर ले जाकर छोड़ा, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। अगर आपको कोई दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडी को कांटेक्ट में लाई, हीट का फ्लो हुआ फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, इसी तरह से यहां पर आप इस चार्ज को यहां से यहां लेकर के आए, ये A से B की ओर भागी, ठीक है। तो A क्या है, हायर पोटेंशियल का पॉइंट, और B क्या है, लोअर पोटेंशियल का पॉइंट, B लोअर पोटेंशियल का पॉइंट, ठीक है। और V यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल, इसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब जरा इस बात को समझिए, मैं किसी बॉडी को मैंने लिफ्ट किया, ऊपर तक लेकर के आया, जब मैं उसे छोड़ता हूं तो जितना मैंने वर्क किया है उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है, ठीक है ना। अगर आप किसी स्प्रिंग को प्रेस करें, ठीक है, स्प्रिंग को प्रेस करने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो जितना वर्क आपने उस स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए किया, कंप्रेस करने के लिए किया,
उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो उसको मिलती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको आप जब यहां से यहां ले जाकर के छोड़ेंगे तो जितना वर्क आपने इसको यहां से यहां ले जाने में किया होगा उतनी ही इसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां से यहां लाने में किए गए वर्क और यहां फ्रीली छोड़ने पर इसके द्वारा गेन की गई जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों आपस में क्या होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो हम इसको पहले, इससे पहले इस बात को हम आगे बढ़ाएं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो डेल्टा, इसको हम डेल्टा वी लिख सकते हैं और जो वर्क डन है उसको किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू से दिखा रहे हैं और ये जो टेस्ट चार्ज है उसको किससे दिखा दे रहे हैं, क्यू नॉट से दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू है क्यू जीरो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, इसको आप इक्वेशन 1a करके लिख दीजिए या इक्वेशन 2 करके लिख दीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन 2। तो अब हम जो बात कह रहे हैं कि हम इसको यहां से यहां लेकर के आए और हमने इसको फ्री छोड़ दिया, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इसके द्वारा गेन की गई जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी डेल्टा के, वो किसके बराबर होगी, वैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी है लास्ट क्लास में, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा। दूसरे वर्ड्स में हम कह लें कि जितना ज्यादा वर्क किया जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, उतना ही ज्यादा ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। रबर बैंड को जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। किसी आप बॉडी को जितना ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा कर छोड़ेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो नीचे पहुंचने तक गेन करेगा। यानी गेन की गई काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया गया उसके बराबर होगी हर केस में, ठीक है ना। तो वही चीज हम यहां पर भी बात करें। चलिए अब इसी में, लेकिन हम जानते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर कोई भी जो मास पार्टिकल होता है उस मास पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है डेल्टा के, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर इस वैल्यू को आप यहां से यहां रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, ठीक है ना। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू नॉट डेल्टा वी ओवर m, या वेलोसिटी gained by charge particle v is equal to square root of 2 q naught delta v over m, ठीक है ना। तो आप ये निकाल सकते हैं कि अगर आपने पॉइंट, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है इसको पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाकर छोड़ा, फ्री छोड़ दिया, तो पॉइंट बी पर पहुंचने पर कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, वो वेलोसिटी इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। बच्चों एक एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा समझते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है ना। बच्चों मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए एंड बी, ये सपोज फील्ड की डायरेक्शन है और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 1 वोल्ट का है। ये ई की डायरेक्शन है, फ्रॉम हियर टू हियर, ई इस डायरेक्शन में। अब अगर यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, ठीक है, आपको पता है कि ये दो पॉइंट्स, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और ये 1 वोल्ट का, और यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को आप यहां फ्री छोड़ेंगे मूव, यहां इसके अंदर मूव करने के लिए, तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंचने तक गेन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ लीजिए फिर से मेरी बात को
कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करें, है ना, किसी ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में रखें जिनके बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट का है, तो वहां पर जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, या अगर हम उल्टी बात करें कि इसको इधर से इधर मूव करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है इसको हम देखें। हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू कितना, QV, यहां पर हो गया W इज इक्वल टू E की जगह आगे 1 जूल भी लिख ले रहा हूं मैं आगे से, W इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसकी जगह पर आ गया कितना, 1, ये जूल। ठीक है ना, तो ये आपके पास अगर हम इन दोनों के बीच रिलेशन की बात करें कि वर्क और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो जूल है और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जो वर्क डन दिया हुआ है जूल में दिया हुआ है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से उसको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। आगे के चैप्टर्स में इस यूनिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, जिसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं। इसके और भी कई, इसको हम और भी कई उसमें लिख सकते हैं, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल। अगर आप 1 MeV की बात करें, 10 टू द पावर 6 eV, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। इसी तरह से बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पर इन यूनिट्स का, कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, कहीं पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह डिफरेंट फॉर्म में आगे जो आने वाले हमारे चैप्टर्स हैं वहां पर हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से आप लोग। तो जो अभी हमने विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा, अब विद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम विद्युत विभव की परिभाषा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले गए। अगर हम एक कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट मान लें जहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 है, और वहां से अगर हम पॉइंट ए तक उसको लेकर के आए, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल के मुकाबले पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा यूजफुल है। लेकिन कहीं ना कहीं पर यदि कहीं अगर पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग 0 मानते हैं। तो यहां पर देखिए, हम पोटेंशियल की वैल्यू को कहां पर 0 मान रहे हैं, इन्फिनिटी पर। कहां पर 0 मान रहे हैं, इन्फिनिटी पर। लेकिन कई केसेज में हम अर्थ के ऊपर इसको 0 मानते हैं, या किसी भी पॉइंट पर 0 मानकर आगे के पोटेंशियल की गणना की जा सकती है, जैसा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी देखा था लास्ट क्लास में, यानी कि क्लास 11th में। ठीक है ना, तो यहां पर VA माइनस VB, यदि हम ये माने जो B पॉइंट है, B जो है अनंत पर है, तो हम ये मान सकते हैं VB बराबर 0, लेट, है ना, ये हमने इसको मान लिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। तो अब यहां पर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की परिभाषा निकल करके आती है ना। क्या परिभाषा निकल करके आती है, अगर हम इसको यहां पर ध्यान से देखें, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, है ना, जो विद्युत विभव का मान होता है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है ना। किसी एकांक आवेश को अगर हम अनंत से कहां तक लेकर के आ रहे हैं, पॉइंट ए तक लेकर के आ रहे हैं, तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा अगर यूनिट चार्ज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वी। कहीं कहीं पर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कुछ बुक्स के अंदर
किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। ये भी इसकी परिभाषा कई बुक्स में इस तरह से भी आप लिखी मिल सकती है। और दूसरा, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन ये हमारे पास निकल करके आ गई कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोग कैसे कहते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल के मुकाबले जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये भी कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि है। इसका मतलब भी क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से विद्युत विभव की परिभाषा हमारे सामने आ गई। ठीक है ना। बच्चों, हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। फाइन। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर एक वैद्युत बल रेखा को, वैद्युत क्षेत्र रेखा को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। और इस लाइन से क्लियर है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक समान नहीं है, वो चेंज हो रही है। मतलब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट P है जहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट है। ठीक है, स्पर्श रेखा है। तो ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट P पर किसको बता रही है? ये इस पॉइंट P पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है। फाइन। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस पॉइंट पर। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ ला रहे हैं। पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ ला रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि जब हम उसको लेकर के आ रहे होंगे, क्योंकि जब यहां पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो यहां पर जो भी फील्ड की वैल्यू है, सपोज यहां पर फील्ड की वैल्यू E1 है, तो यहां पर उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? Q0 E1 लगेगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन यही होगी जो जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है ना। और हमें उसको उसके अगेंस्ट मूव करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर जैसे हम एक इसको एनालॉजी यहां पर ले रहे हैं कि अगर कोई बॉडी नीचे है, हम उसको नीचे से ऊपर के लिफ्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा, क्योंकि ग्रेविटी किधर को लग रही है? नीचे को। और हम उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है। तो इसी में हम इस जगह की बात कर रहे हैं जब हम इस पॉइंट C और पॉइंट D इसके बीच में है, और चार्ज आपका कहां पर है? चार्ज मान लीजिए स्टार्टिंग में पॉइंट C के ऊपर है। जब स्टार्टिंग में चार्ज पॉइंट C के ऊपर है तो यहां पर उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? वेक्टर F इज इक्वल टू Q0E। ठीक है ना। ये तो उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है और हम उसे एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमें मिनिमम कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? ये तो क्या है? ये उसका उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या उस पर लगने वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो हमें यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और मिनिमम कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जितने की यहां पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है। तो जो बाहर से अप्लाई किया जाने वाला एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q0E। यानी उसकी वैल्यू तो हमें उतनी लेने से ही काम चल जाएगा जितने की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन हमें उसके अपोजिट रखनी होगी। ठीक है ना। उसके अपोजिट डायरेक्शन हमें रखनी होगी। ठीक हो गया। अब मान लीजिए इस फोर्स से, यानी इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाकर हम उसे पॉइंट C से पॉइंट D तक मूव करते हैं। और पॉइंट C और पॉइंट D एक बहुत छोटी दूरी और इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है ना। इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? dr से रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम इसे अगेंस्ट द फील्ड C से D तक मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा? dw इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है ना। F एक्सटर्नल डॉट dr। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस Q0E डॉट dr। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dw
ओवर माइनस क्यू नॉट, सॉरी ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है ना। तो ये क्या है बेसिकली, ये इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में किया गया वर्क डन है। ठीक है ना। हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है बेसिकली, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है ना। ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इसको एक आप चाहें तो इक्वेशन नंबर इसको आप दे दें थर्ड, और अगर आप चाहें तो इसके भी इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम इसको यहां से यहां तक लेकर आने में जो वर्क डन, इसको भी आप एक इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 3, इसको 3a डाल दीजिए, इसको आप 3b डाल दीजिए। ठीक है ना। तो ये जो वर्क डन है, फिर से हम यहां पर लौट रहे हैं कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बेसिकली चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने में है। लेकिन हम चार्ज को कहां से लेकर के आए हैं, हम तो लेकर के आए हैं चार्ज को बी से लेकर, और हम उसको फाइनली कहां तक लेके जाना है, ए तक। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे 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 वर्क हमें यहां से यहां तक करने पड़े होंगे। तो अगर हम कुल वर्क डन निकालना चाहें कि यहां से यहां तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन टोटल करना पड़ा, तो उसको करने का आसान सा तरीका हमारे पास क्या है, वो है इंटीग्रेशन। वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं इस जगह से। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा, चार्ज को बी से ए तक मूव करने में किया गया वर्क। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आप चार्ज को लेकर आ रहे हैं, बी से ए तक, तो फ्रॉम बी टू ए। ठीक है। और dw की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है। तो इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम बी टू ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है। क्यू नॉट को अब इधर ले आइए, W ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम बी टू ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है ना। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए या वी आप इसको माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन की लिमिट है बी टू ए और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है ना। तो ये तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये जो पॉइंट बी है, सपोज दिस पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी। बी कहां पर है, इंफिनिटी पर है। और मैंने पहले भी बात करी थी कि जब हम कहीं में पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना होता है तो वहां पर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट पर हम जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को क्या मान करके चलते हैं, जीरो मान करके चलते हैं। तो यहां पर जब हम पोटेंशियल की डेफिनेशन अब तक जो हमने पढ़ी है, वहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट को कहां पर लिया है, इन्फिनिटी पर लिया है। तो यही मान करके चले कि ये जो पॉइंट बी है, सपोज दिस पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, इन्फिनिटी पर, यदि बी अनंत पर है तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू ए की लिमिट है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है ना। अगर ये जो ए पॉइंट है, इसका अगर जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट वी ए माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है। तो ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, ये रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जो पोटेंशियल है वो किसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसके लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये जब हम डेरिवेशन लिखेंगे कॉपी के अंदर, कॉपी पर लिखेंगे, तो यहां से डायरेक्टली हम इस स्टेप पर आएंगे और इसके बाद हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार ध्यान से आप लोग इस डेरिवेशन को देख लीजिए। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के भौतिक अर्थ को समझने का प्रयास किया कि पोटेंशियल या विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या होता है। उसके पश्चात हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा कि किसी विद्युत विभवांतर जब हम कहते हैं तो विद्युत विभवांतर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और विद्युत विभवांतर से हमने विद्युत विभव की परिभाषा प्राप्त करी, ठीक है। विद्युत विभव की परिभाषा प्राप्त करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित किया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आगे हम करने वाले हैं, खासकर एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है। वो यूनिट क्या होती है उसमें और जूल में क्या रिलेशन है वो हमने डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल होता है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग एक और डेरिवेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, प्लस क्यू। उसके कारण हम पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम ये मान करके चले इनिशियली जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी पर है, और उसे हम धीरे 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 अगेंस्ट द फील्ड किसकी ओर ला रहे हैं, इस पॉइंट पी की तरफ ला रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान किसी समय हम पॉइंट ए पर हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के दौरान हम किसी समय पर कहां पर हैं, हम लोग पॉइंट पी पर, ए पर हैं। ये हम लोग यहाँ पर ध्यान पर रखें कि यहां पर हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे कितना फोर्स उस पर लग रहा है, कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जब हम यहां पर हैं, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज आ गया क्यू नॉट, और ये चार्ज है क्यू। अब आप जानते हैं कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच में कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक है ना। क्यों लगेगा रिपल्सन, क्योंकि दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं किस टाइप के, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। और कितना लगेगा, तो दैट विल बी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1। बट वी आर मूविंग द चार्ज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। जो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम इसको मूव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हमें मिनिमम इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। मतलब मिनिमम इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इतना इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ रहा होगा, तब हम उसको यहां से यहां की ओर मूव कर पा रहे होंगे, है ना। तो यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको मूव करने के लिए एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मान लीजिए हम इस चार्ज को यहां से यहां मूव करके लाते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, सपोज यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है dx, ये डिस्टेंस कितनी है dx। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने में, जरा हम इसको देख लेते हैं। तो जो वर्क डन होगा dw इस चार्ज को मूव करने में, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डॉट वेक्टर dx। लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब आप इसको खोलेंगे cos 0, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं f एक्सटर्नल dx।
फाइन। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहां से रख सकते हैं -1/4πε0 क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये dw आ गया। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। लेकिन जब आप चार्ज को कहां से लेकर के आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, तो आपको न जाने ऐसे कितने छोटे 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 वर्क करने पड़ेंगे इसको यहां से यहां तक लाने के लिए। और जब आप टोटल वर्क निकालेंगे उसको यहां से यहां तक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यानी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस डिस्टेंस इज r माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें कांस्टेंट देख लीजिए, ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसको निकाल करके हम बाहर ले आएंगे। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r dx ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, और ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -2 dx। हम जानते हैं x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x टू दी पावर n dx का, x टू दी पावर n+1 ओवर n+1। ठीक है ना, तो ये हो गया इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओवर 4πε0। ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -2+1 ओवर -2+1 और लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट माइनस क्यू नॉट ओवर 4πε0। ठीक है, ऊपर हो गया x टू दी पावर -2+1 यानी कि x टू दी पावर -1, और नीचे हो गया -2+1 यानी कि -1, यानी कि माइनस को आप बाहर ले आइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/x लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर 4πε0। पहले आप x की जगह पर क्या रखेंगे, r, माइनस फिर x की जगह पर क्या रखेंगे, इंफिनिटी। तो ये हो गया W इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर r। ये क्या निकल करके आया, ये निकल करके आया कि अगर आप टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से मूव करके P तक लेकर के आ रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसने कितना वर्क किया है। फाइन, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, W ओवर क्यू नॉट, इसको इधर ले आइए, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर r। और आप जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W ओवर क्यू नॉट क्या होता है, W ओवर क्यू नॉट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ये हो गया इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर r। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर r। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में फिर हम लोग डाइपोल और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।